नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन के दौरान भारत के राजनीति में कौन-कौन से परिवर्तन आने वाले हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में क्या नया आने वाला है या तो भारतीय हथियारों के बीच बारे में देखेंगे कि भारतीय हथियार में कौन-कौन से नए हथियार शामिल होने की उम्मीद है या भारतीय ऊर्जा क्षेत्र हो या व्यापार क्षेत्र हो या हथियार का क्षेत्र हो या रक्षा क्षेत्र हो, इसके संबंध में कौन-कौन से डील्स भारत और रसिया के बीच किए गए हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि भारत आने के बाद पुतिन भारतीय भारत सरकार द्वारा कौन-कौन से समझौते करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं और चर्चा करते हैं कि रसिया और भारत के बीच किस प्रकार के संबंध और कितने गहरे संबंध रहे हैं। तो पहले से रहने वाले संबंध आज हमारे बीच और भी प्रगाढ़ हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग को और अधिक से अधिक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया। मतलब पुतिन साहब के भारत आने के बाद भारत के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहयोग जो है और से अधिक बढ़ाने पर बात की गई है। रूस ने भारत को तेल आपूर्ति निरंतर रखने का आश्वासन दिया है। मतलब कि रसिया ने कहा है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद, पश्चिमी देश बोले तो अमेरिका के दबाव के बावजूद भी रसिया भारत को तेल आपूर्ति निरंतर करता रहेगा। इसके लिए उन्होंने भारत को क्या आश्वासन भी दिया है कि आप अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आप काम करें। हम जो है हमेशा से आपको आपके हितों के अनुरूप कार्य करने पर हम भी निरंतरता कायम रखेंगे। हम आश्वासन देते हैं कि पश्चिमी देश हमारे ऊपर चाहे कितने भी दबाव डाले, लेकिन हम आपको तेल आपूर्ति निरंतर करते रहेंगे। तेल आपूर्ति का कौन से तेल? तो भाई खाने वाले तेल की बात नहीं है, चलाने वाले तेल की बात है। चलाने वाले तेल बोले तो क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल और डीजल की बात कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल जो आप अन्य देशों से ले रहे हैं उससे सस्ते में हम आपको आपूर्ति करते रहेंगे। भारत-रूस साझेदारी को गाइडिंग स्टार या मार्गदर्शक सितारा के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है कि दोनों देश जो है अपने मार्गदर्शक या गाइडिंग स्टार के रूप में काम करते हैं। वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं। दोनों देश अपने साझेदारी मार्गदर्शन और समझदारी से जब कार्य करते हैं, तो ये वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं। जहाँ एक और विश्व उथल-पुथल में अस्त-व्यस्त है, वहीं भारत और रसिया के बीच जो व्यापार है, मस्त और समझौता बहुत ही अच्छे रूप से चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के बीच जो है स्थिति बहुत ही मजबूत है, बहुत ही प्रगाढ़ है। हथियार सौदों पर विचार की बात करने वाले हैं तो SU-57 जेट मतलब जब रसिया के मंत्रिमंडल या रसिया के जो प्रतिनिधिमंडल आए तो उन्होंने भारत सरकार के बीच सौ कुछ प्रस्ताव रखे। कौन सा प्रस्ताव रखे हैं? तो S-57 जेट और S-500 रक्षा कवच। एस-500 रक्षा कवच का तात्पर्य एस-400 हम लोगों ने पिछले ही साल ही रसिया से लिया था। एस-400 क्या था? तो एस-400 वही रक्षा कवच मिसाइल है और उसी का लेटेस्ट वर्जन जो है एस-500 रक्षा कवच मिसाइल रक्षा कवच है, जो कि एस-400 हमारा कब काम आया भाई? लिए तो हमने, लेकिन ये काम अभी इन्होंने अपना जादुई रूप दिखाया। क्या दिखाया? कि जब हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तो पाकिस्तान से आने वाली मिसाइलों को ये क्या करता था? निरस्त कर देता था। टारगेट करके इधर से हिट कर देता था ऊपर आसमान में ही और इस प्रकार ये जो एस-400 गाइडेड मिसाइल जो था हमारी क्या किया? हमारे रक्षा करने में बहुत ही योगदान किया। तो यही एस-400 मिसाइल से अपग्रेडेड मिसाइल जो रसिया अभी डेवलप किया है उसका नाम क्या है? एस-500 मिसाइल। इसका प्रस्ताव भारत सरकार के समझ रखा कि आप चाहो तो एस-500 मिसाइल भी अपने रक्षा यूनिट में शामिल कर सकते हो। इसमें अभी भारत सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हो सकता है तो भविष्य में एस-500 मिसाइल एस-500 जो है गाइडेड सिस्टम है भारत सरकार द्वारा लेने की योजना बनाई जा सके। ठीक है? आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की बात करेंगे तो दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई है। दोनों देश एक-दूसरे का आर्थिक और सांस्कृतिक अनुसंधान, अंतरिक्ष और सांस्कृतिक आदान-प्रदान
के क्षेत्रों में भी सहयोग करने पर बात किया गया। भारत सरकार के जो कुंडन-कुल्लम परियोजना है, कुंडन-कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। आप नोटिस करना कि कुंडन-कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु में है, ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इसमें किसका भागीदार है? तो ये रसिया का भागीदार है। मतलब रसिया जो है कि कुंडन-कुल्लम परियोजना जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसमें भारत सरकार का सहयोग कर रहा है और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। उसी प्रकार G20 माने कि विश्व के 20 देशों में, विश्व के 20 देशों के जो संगठन होता है, उसमें या ब्रिक्स हो या एससीओ हो, ऐसे वैश्विक मंचों पर जो है रसिया भारत का हमेशा समर्थन करता रहा है और भारत भी जो है रसिया का समर्थन करता रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। G20 हो या ब्रिक्स हो या एससीओ जैसे वैश्विक मंचों पे एक दूसरे का समर्थन करते रहे हैं। ये एक दूसरे का समर्थन बताता है कि भारत और रसिया के बीच कितने ही प्रबल और कितने विश्वसनीय मित्रता और कितने विश्वसनीय दोस्ती या कितने भी कूटनीतिक दोस्ती है कि विश्व के 20 विश्व के शक्तिशाली 20 देशों का जो सम्मेलन होता है उसमें भी रसिया का समर्थन भारत करता है, भारत का समर्थन रसिया करता है। ये भारत की प्रबलता और भारत की जो है कूटनीतिक शक्ति को दर्शाता है। नए आर्थिक प्रोजेक्ट के साथ-साथ देखेंगे तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चेन्नई से व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर बोले तो चेन्नई बोले तो दक्षिण पूर्वी भारत जो कि तमिलनाडु से जस्ट थोड़ा-सा ऊपर है, चेन्नई वहाँ से लेकर व्लादिवोस्टॉक माने कि रसिया में एक स्थित शहर है व्लादिवोस्टॉक वहाँ तक मैरीटाइम मतलब समुद्र मार्ग बनाने का प्रस्ताव भी भारत और रसिया के बीच में रखा गया है। ये बहुत बड़ा प्रस्ताव माना जा सकता है कि चेन्नई से लेकर के भारत से लेकर के समुद्री मार्ग बनाने का प्रस्ताव कहाँ तक का व्लादिवोस्टॉक रसिया तक का रखा गया है, ठीक है? रक्षा और सुरक्षा की बात करेंगे तो रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार हथियार आपूर्तिकर्ता रहा है। हथियारों का आपूर्तिकर्ता भारत का सबसे बड़ा कौन रहा है? तो रसिया रहा है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने हथियार खरीदे हैं, सबसे ज़्यादा हथियार कहाँ से खरीदे हैं? तो रसिया से खरीदे हैं। सबसे बड़ा या जो है रसिया हमारा हथियारों का है निर्यातक देश है और हम सबसे बड़ा हथियारों का आयातक हैं, कहाँ से? तो रसिया से है। रसिया के साथ हमारा इंदिरा जैसे क्या युद्ध अभ्यास भी होता है। हर साल इंदिरा जैसे युद्ध अभ्यास और बहरीन अभ्यास भी रसिया के साथ भारत और रसिया के नौसेना और मैरीटाइम मैरीटाइम मिलिट्री द्वारा किया जाता रहा है। भारत के को डेवलपमेंट और मेक इन इंडिया में भी जो है क्या है रशिया अपना सहयोग देता रहा है और दे रहा है। ऊर्जा और व्यापार की बात करेंगे तो रूस भारत को कच्चा तेल रूस भारत को कच्चा तेल उर्वरक और कुकिंग ऑयल उर्वरक बोले तो खाद्य जो कि किसानों को यूरिया डीएपी के रूप में प्राप्त होता है तो उर्वरक और कुकिंग कोयला जैसे संसाधनों का निर्यात करता रहा है युद्ध के बाद से रूस ने भारत को रियायती दरों से तेल आपूर्ति दर बढ़ाई है जिससे दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हुई है दोनों देशों का भी टारगेट है कि 2030 तक दोनों देश चाहता है कि 2030 तक जो है कि व्यापार को 100 बिलियन तक बढ़ाया जाए। युद्ध की स्थिति की बात करेंगे तो जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहे थे फिलहाल तो उस दौरान भी रसिया हमारा जो है समर्थन कर रहा था। रसिया जो है अपनी रियायत दर में ही हमें तेल की आपूर्ति कर रहा था। दोनों देशों का लक्ष्य है कि 2030 तक व्यापार को जो है 100 बिलियन तक ले जाने का। भारत हमें जो है रसिया से इन सारे हथियारों का आयात करता रहा सॉरी निर्यात नहीं आयात किया है कौन-कौन से हथियार तो मिग-21 लड़ाकू विमान T-55 टैंक था बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन मिसाइल सिस्टम गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स जैसे जितने भी हथियार होते हैं इस सारे के सारे हथियार हम कहाँ से आयात किए हैं तो रसिया से आयात किए हैं और वर्तमान में यदि हम बात करेंगे तो एस 400 हम कहाँ से आयात किए थे एस 400 क्या था ये रक्षा कवच था ये रक्षा कवच कहाँ से आयात किए थे हम ये भी रसिया से आयात किए थे ठीक है तो ये सारे हथियारों का हमारा जो जाखिरा है एक हथियारों का जो जाखिरा है उसमें से अधिकतम हथियार कहाँ से हम आयात किए हैं तो रसिया से आयात किए हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि रसिया हमारा युद्ध के हथियारों में सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है और इसके साथ हमारा समझौता जो है युद्ध के मामले में बहुत बहुत ही प्रबल और बहुत ही सुदृढ़ रहा है
एक कहा जाता है कि जब हम 1971 में 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था और जब हम युद्ध में शामिल थे, बांग्लादेश के निर्माण में जब हमारी मिलिट्री शामिल हो गई थी, उस दौरान हमें पीछे करने के लिए अमेरिका आगे बढ़ गया था। अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग करने करने के उद्देश्य से हिंद महासागर जो है हमारे अपनी इंडियन टेरिटरी हिंद महासागर में 7वां बेड़ा लेकर के अमेरिका आ गया था। अमेरिका वही चुट्टा जो आज कहता है कि भारत और उसका सबसे बड़ा हितैषी है वो अमेरिका, जबकि भारत और अमेरिका के साथ कभी इतिहास कहता है कि अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं रहा है। और इतिहास कैसे कहता है कि 1971 में जब अमेरिका बोला था कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे किसी भी देश में, किस सहयोग से। लेकिन जब देखा कि पाकिस्तान हार रहा है, तो पाकिस्तान को गोला-बारूद और युद्धक हथियारों का देने के लिए वो पाकिस्तान का समर्थन कर बैठता है और फिर पाकिस्तान की ओर से वो 7वां बेड़ा लेकर के हिंद महासागर में लेकर के आ जाता है ताकि वो हिंदुस्तान के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर जो है प्रेशर बना सके कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, यदि आप बांग्लादेश निर्माण में सहयोग करते हो, तो आपके ऊपर हम इधर से आक्रमण कर देंगे पाकिस्तान के फेवर में, मतलब पाकिस्तान का समर्थन करते हुए हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। उसी दौरान भारत के जो आयरन लेडी पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने कूटनीतिक परिचय देते हुए रसिया को फ़ोन लगाया, रसिया से समर्थन माँगा। रसिया उसी समय 40वां बेड़ा लेकर 40वां बेड़ा बोले तो जहाँ अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर के आता है, 7वां बेड़ा लेकर के आता है अमेरिका, वहीं रसिया जो है 40वां बेड़ा लेकर के हिंद महासागर में धमकता है, आ जाता है, मतलब कि जहाँ आगे था रसिया ये अमेरिका 7वां बेड़ा लेकर के और उसके पीछे 40वां बेड़ा लेकर के कौन खड़ा हो गया पीछे से? रसिया खड़ा हो गया। वो किसके समर्थन में? भारत के समर्थन में और वो वहाँ से अनाउंस कर दिया कि यदि अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में इंडिया के ऊपर आक्रमण करता है तो हम 40 बेड़ा लेकर के, मतलब ये पूरे युद्ध का साजो सामान लेकर के 40वां बेड़ा, उससे मतलब 7 छक 42, समझिए कि 6 गुना ज़्यादा हथियारों के साथ और जहाज़ों, पनडुब्बी वगैरह दुनियादारी जितने भी हथियार थे, उस समय सारे लेकर के उसके पीछे खड़ा हो जाता है अमेरिका के और अमेरिका को कहता है कि बेटा तुम अमेरिका अब हमारे इंडिया पर तुम आक्रमण करो, हम तुम्हारे ऊपर इधर से आक्रमण करते हैं। ये देख कर के अमेरिका जो है वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हिंद महासागर से अमेरिका कट्टी काट लेता है, भाग जाता है अमेरिका। उसके बाद जो है जो रसिया का जो सैनिक थे, रसिया का जो बेड़ा था 40वां बेड़ा, वहाँ से फिर वो रिटर्न होकर के अपने रसिया को चला जाता है। तो ये बताता है कि विकट स्थिति में जब हम युद्ध की स्थिति में थे, उस स्थिति में भी अमेरिका को यदि किसी ने हमारे फेवर में लड़ने के लिए खड़ा हुआ था तो रसिया था। अमेरिका से भी लोहा लेने के लिए कोई खड़ा था हमारे हित में तो रसिया था। और वो रसिया उस समय भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कूटनीतिक सहयोगी के रूप में खड़ा था। उस समय भी रसिया जो हमें जो हम बांग्लादेश से मतलब पूर्वी पाकिस्तान से जो लड़ाई कर रहे थे और पूर्वी पाकिस्तान से लड़ाई करके जो पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश का निर्माण करवाए थे, उस स्थिति में हमें गोला बारूद की भी जितनी भी आपूर्ति हुई थी, उन सब की सप्लाई किसने किया था? तो रसिया रसिया ने हमारे ऊपर किया था और हम उस समय 1971 में 98,000 पाकिस्तानी सैनिकों को क्या-क्या था? आत्मसमर्पण करवाया था। जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय 98,000 पाकिस्तानी सैनिक जो थे, घुटने के बल सर को ज़मीन में रख कर के और सरेंडर किए थे इंदिरा गांधी के समक्ष। ये था इंदिरा गांधी की कूटनीतिक और इंदिरा गांधी की दूरदृष्टि सोच जो कि पूर्वी पाकिस्तान आज की स्थिति ऐसी है, यदि पूर्वी पाकिस्तान और उत्तर पाकिस्तान एक होता, तो समझिए हमारा देश कितना उथल-पुथल होता। लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके एक अलग देश बना दिया, मतलब शरीर का एक अंग को काट करके उसका ट्रांसप्लांट करवा दिया और उस ट्रांसप्लांट में यदि किसी ने सहयोग किया था हमें यो युद्ध के रूप में और सहयोगी के रूप में, तो था हमारा रसिया। उस समय हमारे रसिया सबसे बड़ा सहयोग के रूप में हमारे सामने आया था और वर्तमान की स्थिति में भी हम देखते हैं कि जब भी हम पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए उलझते हैं तो या युद्ध करते हैं तो ये और रसिया हमारे फेवर में हमेशा खड़ा रहता है, चाहे हथियार के मामले में हो, चाहे खनिज तेल के मामले में हो। वर्तमान स्थिति में उसने
पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भी वो हमें अधिकतम से अधिकतम जो है खनिज तेलों का निर्यात करता रहा और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि भविष्य में भी हम निरंतर आपको तेल का निर्यात अपने देशों से करते रहेंगे। आप खाली लेने के लिए हमेशा तत्पर रहना। भारत सरकार ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रसिया से भी कहा है कि अपने हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपने तेल का जितनी हमें तेल की आवश्यकता होगी, आपसे हम आयात करते रहेंगे। इस प्रकार भारत और रसिया के बीच जो है सामरिक संबंध और कूटनीतिक संबंध बहुत ही पुराना रहा है। चुनौतियों और संतुलन की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति में भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि भारत सरकार चाहता है कि हम रसिया के साथ-साथ संबंध तो हमारे अच्छे हैं, रसिया के साथ-साथ भारत सरकार चाहता है कि विश्व के अन्य जो शक्तिशाली देश है, जैसे कि अमेरिका है या यूरोपीय देश है या जापान है, इससे भी अच्छे मजबूत रिश्ते हम बनाए रखें। मजबूत रिश्तों को बनाए रखें। या भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट विदेश नीति का हिस्सा भी बताया जाता है। मल्टी अलाइन बोले तो मल्टी से समझ ही रहे होंगे कि बहु संबंधीय रिश्तों को दर्शाता है कि भारत सरकार चाहता है कि हमारा रसिया के साथ जो संबंध है वो हमेशा से सुदृढ़ बना रहे। उसके अतिरिक्त जो अन्य देश जो है अमेरिका है, यूरोप है, जापान है, ऐसे अन्य देशों से भी हमारा संबंध और घनिष्ठ बना रहे और घनिष्ठ बने और उससे भी हम व्यापार सुगमता से कर सके। ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती भी है और तो उस चुनौती को संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जो विदेश नीति है उस पर निरंतर काम करने की भी आवश्यकता है। भारत अभी जो वर्तमान में रसिया और यूक्रेन की युद्ध हो रही है, वो 2021-22 से 21 से युद्ध हो रही है, फरवरी माह से समझिए कि 2021 से होने वाले युद्ध में भारत ने हमेशा ही संतुलन की बात किया। भारत हमेशा बैलेंस की बात करता है। भारत हमेशा कहता है कि दोनों देशों को आपस में टेबल टॉक करना चाहिए, रसिया को और यूक्रेन को। किसी भी एक देश के फेवर में भारत सरकार कभी भी जो है कि बात नहीं किया है। हमेशा दोनों देशों का कहता है कि दोनों देश आपस में बैठ कर के ये युद्ध को जो है समाप्त कर सकते हैं। रसिया का प्रेसिडेंट हो या तो फिर यूक्रेन का प्रेसिडेंट हो, दोनों देशों के साथ भारत का अपील है कि शांति समझौता से युद्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार हो भारत जो है अपनी स्वायत्ता के साथ संतुलन बनाते हुए दोनों के साथ अच्छे रिलेशन रखने के पक्ष में रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत अपनी वर्तमान चुनौतियों को उनका संतुलन बनाते हुए रसिया के साथ और यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है और प्रयासरत है। इसी प्रकार हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ में और किसी भारत सरकार के साथ, अन्य देशों के साथ रिलेशन वाले वीडियोज़ में तब तक के लिए जय हिंद।